हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। आज हम बात करेंगे सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स के बारे में। हम पढ़ रहे हैं सेकंड रिपोर्ट। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है और सेकंड रिपोर्ट बेसिकली डील करती है ह्यूमन कैपिटल के बारे में। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम चलाए गए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो फर्स्ट पार्ट डील करता है कि रिसेंटली या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए थे, ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में बदला जा सकता है। तो उसका पार्ट 2 डील करेंगे। पार्ट 2 डील करता है बेसिकली जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, दैट इज़ एमजी नरेगा। ठीक है, मनरेगा भी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में है कि उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उन इश्यूज़ से डील करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी गई थी। ऑल्दो ये रिपोर्ट बहुत ही लेंथी है अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टफ़ है वो बहुत कम है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि मनरेगा जो स्कीम है इसको किस तरीके से और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, क्या कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है। बाकी के जो माइन्यूट डिटेल्स है वो ना तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ना ही आपसे कोई पूछने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से कि मुझे पूरी रिपोर्ट पढ़नी है, दैट्स ऑन यू, बट जो इम्पोर्टेंट स्टफ था वो मैंने सारा यहाँ पर कवर कर लिया है, राइट। और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को जो है वो आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ना। पार्ट 2 विच डील्स विद द एमजी नरेगा स्कीम और मनरेगा स्कीम, इश्यूज एंड रिकमेंडेशंस। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं महात्मा गांधी के क्वाड से। वो कहते हैं कि अ नेशन मे डू विदाउट इट्स मिलेनियर एंड विदाउट इट्स कैपिटलिस्ट, बट अ नेशन कैन नेवर डू विदाउट इट्स लेबर। मतलब आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो इस क्वाड को। कहने का मतलब ये है कि एक राष्ट्र अपने मिलेनियर यानी जो रिच पर्सनस है उनके बिना तो काम कर सकता है, उनके बिना तो एक नेशन एग्जिस्ट कर सकता है, बट लेबर के बिना एक नेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, या जो नेशन है वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये क्वाड है हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, उनका। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम थे फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो हमने देखे थे। उन सारी स्कीम्स में से जो सबसे प्रोमिनेंट स्कीम है, लार्जेस्ट स्कीम है खास करके इन टर्म्स ऑफ इट्स आउटले, कवरेज एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट, वो है आपकी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी स्कीम, जिसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बाद में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये पहले थी नरेगा, बाद में इसका नाम चेंज करके इसको बनाया गया मनरेगा। महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 और नरेगा later renamed as मनरेगा is an Indian labor law and social security measures that aims to guarantee the right to work। ये चीज़ याद रखिए, अगर आपको एक लाइन में डिफाइन करना हो कि ये स्कीम है क्या, तो ये हमारा इंडिया का लेबर लॉ है और सोशल सिक्योरिटी मेजर है। ठीक है, जो बेसिकली आपको राइट टू वर्क की गारंटी देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो एक्ट है ये पास किया गया था इन सितंबर 2005 एंड इट एम्स टू एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। प्लीज़ आप इस लाइन को ध्यान से देखिएगा बिकॉज आने वाले जितने भी इश्यूज और रिकमेंडेशंस हैं वो इसी लाइन के अराउंड है। ठीक है, ये लाइवलीहुड सिक्योरिटी देता है रूरल एरिया में। ठीक है, और इसमें क्या है कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट आपको 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है टू एवरी हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। यहाँ पर आपको कोई ऑफिस की जॉब नहीं मिल रही है, आपको अनस्किल्ड मैनुअल वर्क मिलेगा आपको करने के लिए। ठीक है, और इसके 2 मकसद हैं इस स्कीम के। एक तो ये कि लोगों को काम मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और दूसरा ये कि जो काम कर रहे हैं उनसे ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सके। जैसे मान लीजिए गांव में क्या है कि सड़क बनवा ली, जोड़ बनवा लिए, या फिर कोई और किसी प्रकार का काम जो मैनुअली किया जा सकता है। तो 2 काम है ये, एक तो लोगों को रोज़गार देना और दूसरा एरिया के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। ठीक है, तो 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है ये, लाइवलीहुड सिक्योरिटी की गारंटी देता है ये टू एवरी हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर वॉलंटियर। ठीक है, आपके ऊपर ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है कि आप काम करोगे करोगे, वॉलंटियर है, मतलब आप अपनी मर्जी से काम करते हो। अगर अडल्ट मेंबर हैं मतलब 18+ अबो हैं तो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट द वर्ल्ड बैंक टर्म्ड इट एज अ स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 2014 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मनरेगा जो स्कीम है इट इज़ द स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इससे बेहतर दुनिया को कोई एग्जाम्पल मिल नहीं सकता। रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी ये एक स्कीम बताई गई थी। देन मनरेगा जो बेसिकली ग्राम पंचायत के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है, तो इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इज बैंड, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसको ग्राम पंचायत ही इम्प्लीमेंट करती है, बिकॉज ग्राम पंचायत को पता होता है कि कहाँ किस काम की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मनरेगा स्कीम्स अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, उसके लिए सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स जो लोग काम कर रहे हैं, जो पर्सनल्स हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है वो सही होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो। अगर आप रेगुलरली न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा अगर आप सोशल मीडिया वगैरह या फिर मीडिया वगैरह भी देखते हैं, लाइक न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो यू कैन फील कि मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जो बहुत फेमस होने की वजह से भी या फिर इसको क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। इवन जो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो भी ये मान रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम चला तो दी, लेकिन ये अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगी। बहुत सारे क्रिटिसिज्म आते हैं और उनमें से एक प्रोमिनेंट क्रिटिसिज्म ये है कि जो पैसा लोगों तक पहुंचना चाहिए वो पैसा मिडिल मैन में ही अटक करके रह जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस भी करती है, ये कंट्रोवर्सी में भी रहती है, बट स्टिल अगर इसको सक्सेसफुल बनाना है इस स्कीम को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी सही होनी चाहिए। ओके, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि द बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम रीचिंग द इंटेंडेड ग्रुप टू बिल्ड कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट द स्कीम्स टू डिसेंट्रलाइज्ड लेवल एंड create a proper information system not only to implement the scheme effectively but also has to ensure accountability and transparency, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है। किस लिए? बिकॉज टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ नरेगा इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये जो स्कीम है इसका कुछ मकसद है, और वो मकसद क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करना है। इंटेंडेड ग्रुप है आपका, उसको टारगेट करना है, आपको उसकी कैपेसिटी बिल्डअप करनी है, ठीक है। कैपिटल यही तो होता है ना कि वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स तो है, लेकिन उन लोगों का यूज़ करके आपको कुछ अच्छा करना है, उनको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, इंटेंडेड ग्रुप टू बिल्ड कैपेसिटी, उन लोगों तक पहुँचना पड़ेगा। रूरल पीपल के लिए बनाई गई है तो वो उन लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए, ताकि, और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड लेवल, ठीक है। जैसे ग्राम पंचायत इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो इम्प्लीमेंट द स्कीम टू द डिसेंट्रलाइज्ड लेवल। एंड सेकंड थिंग, आपको कम से कम जिन लोगों के लिए स्कीम चलाई गई उन लोगों को पता तो होना चाहिए कि ऐसी कोई स्कीम चल रही है और हमारे लिए ये ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं, राइट। सो इट क्रिएट अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सिस्टम नॉट ओनली टू इम्प्लीमेंट द स्कीम इफेक्टिवली बट ऑल्सो हैज़ टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। दो चीज़ें और कि आपने क्या करना है, लोगों को एम्पावर करना है। कैसे करोगे आप एम्पावर? लोगों को बताओ, अवेयरनेस क्रिएट करो कि ऐसी कोई स्कीम चलाएगी। इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि लोगों के अंदर उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करनी है, वो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। दूसरा कि जब लोगों को स्कीम्स का पता होगा तो जो आपकी गवर्नमेंट है या फिर जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, आप उनको ज़्यादा अच्छे से अकाउंटेबल रख सकते हो और जो प्रोसेस होगी वो और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो पाएगी। नेक्स्ट है इवॉल्विंग एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज द की टू द सक्सेस ऑफ मनरेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्कीम बहुत अच्छे से काम करे, क्या करना पड़ेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो स्टेप्स हम पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करते हो, नॉट ओनली मनरेगा, अगर आप कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आने वाली स्लाइड्स में जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो आप किसी भी पर्टिकुलर स्कीम्स के लिए लागू कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गारंटिंग इन रीच। जो मैंने आपको बताया था वो ये मैंने कहा था इस लाइन के ऊपर पूरा फोकस कीजिए कि ये जो स्कीम है ये रूरल हाउस होल्ड्स के लिए बनाई गई है। रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कुछ फैक्ट को कनेक्ट करते हैं।
जो रूरल पॉपुलेशन है वो मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज्ड है, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर का जो काम है वो सीजनल वर्क है। आपको एक पर्टिकुलर सीजन में तो हो सकता है बहुत अच्छा काम मिल जाए और एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर हो सकता है आपको उतना अच्छा काम ना मिले, ठीक है। दूसरा, हमने एग्रीकल्चर चैप्टर में ये भी देखा था, जब हम अपनी एग्रीकल्चर वाली सीरीज पढ़ रहे थे तब ये देखा था कि हमारे यहाँ जो लैंड है, ठीक है, वो जो आपके पास हेक्टेयर है, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो लोगों को क्या करनी पड़ रही है कि वो अपना एक सस्टेनेबल वे से एग्रीकल्चर को नहीं कर पा रहे हैं, उनको जस्ट कि अपना काम चल रहा है, ठीक है। उनके पास एम्प्लॉयमेंट का एक और ऑप्शन देने के लिए, एग्रीकल्चर के अलावा भी उनको एक और एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन देने के लिए ये स्कीम सही है। लेकिन जिस उद्देश्य से ये स्कीम को लाया गया था, क्या ये उन लोगों तक पहुंच रही है? कैसे आप इंश्योर कर सकते हो कि जो डिज़ायर्ड ग्रुप है, जो इंटेंडेड ग्रुप है, उन तक ये स्कीम पहुंच रही है, ठीक है। वो इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हाउस होल्ड के लिए है, ये हर एक रूरल हाउस होल्ड के लिए है। तो जो हाउस होल्ड का रजिस्ट्रेशन है वो एक ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मेरे नॉन टू है तो मेरा बहुत अच्छे से रजिस्ट्रेशन हो गया और जिसके नॉन टू नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को बहुत ही ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर कंडक्ट कराना चाहिए। सेकेंड, कुछ एक डिफ़िकल्ट एरियाज़ होते हैं, जैसे कुछ हिली टेरेन है, कुछ डेजर्टिक रीजन है, कुछ प्लेन रीजन है, कहीं पर हिल है, कहीं पर रिवर है, कहीं प्लेट्यूज हैं, और कई बार जो स्पेशल ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं उनके लिए या जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं उनके लिए स्पेशल नॉर्म्स बनाए जाने चाहिए। देन हाउस होल्ड, जब हमने की कि हर एक हाउस होल्ड को यहाँ पर रजिस्टर किया जाना चाहिए कि, तो हाउस होल्ड से हमारा मतलब है न्यूक्लियर फैमिली, दैट इज़ हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन, ठीक है। या फिर may include any person or substantially dependent on the head of family, कि कोई ऐसा पर्सन है जो हेड ऑफ द फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उन यहाँ पर जब आप एक फैमिली को डिफाइन करते हो तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा कि एक न्यूक्लियर फैमिली को आपने यहाँ पर इंक्लूड करना है, ठीक है। इसके अलावा जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनको जॉब कार्ड सेपरेटली दिया जाना चाहिए, ठीक। ये इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आप क्या कर सकते हो, आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करवाओगे ताकि वो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को मैनेज कर सकें। देन आप ऑल इंडिया रेडियो एंड टेलीविज़न का सहारा लोगे ताकि रूरल एरिया तक भी आपकी बात वहाँ पर पहुँच पाए, ठीक है। देन यूज़ ऑफ डेटा अदर देन वोटर लिस्ट फॉर प्रॉपर कवरेज, हम जनरली क्या करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल जो बेनिफिशरीज होते हैं उनकी अगर लिस्ट निकालनी है तो हम वोटर लिस्ट का सहारा लेते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि वोटर लिस्ट के अलावा भी बाकी जो डेटा है उनका यूज़ किया जा सकता है फॉर प्रॉपर कवरेज, जस्ट एज सेंसिस एंड BPL सर्वे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो स्कीम्स है जब आप रजिस्टर करते हो तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें इंक्लूसिव स्कीम्स बनानी है, हमें लोगों को इंक्लूड करना है। एक्सक्लूजन वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि आपका वोटर लिस्ट के अंदर नाम नहीं है तो आप नहीं, या फिर वोटर लिस्ट में के हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको सेंसस को देखना चाहिए, BPL सर्वे को देखना चाहिए। मतलब उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड को लिस्ट से बाहर निकालने की बजाय आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके उसको इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगेटिव वे में नहीं, मतलब गलत तरीके से नहीं, बट आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, नहीं कि एक्सक्लूजनरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए आपकी, उनको एक्सक्लूड करने की आपकी जो अप्रोच है वो नहीं होनी चाहिए। देन फर्स्ट हमने बात कर ली गारंटिंग रीच, लोगों तक आप कैसे पहुंच सकते हो, लोगों का उनका रजिस्ट्रेशन सही से हो, जो फिजिकली चैलेंज्ड या फिर डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं उनके लिए स्पेशल नॉर्म्स बनाए जाए। उसके अलावा आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, आप ऑल इंडिया रेडियो टेलीविज़न का सहारा ले सकते हो, या फिर आप स्पेशल जो, जैसे क्या होता है अगर आप रूरल एरिया में रहे हो तो आपको पता होगा कि सबसे अच्छा तरीका होता है कि मान लीजिए कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवा दिया या फिर कोई नाटक मंडली या फिर कोई डांस परफॉर्मेंस, कुछ भी, मतलब लोगों का इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लोगों की अटेंशन के लिए। एंड देन आप अपना जो आपका उद्देश्य है, जो स्कीम्स के बारे में बताना है लोगों को, वो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। और न्यूज़पेपर का सहारा आप ले सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है गारंटिंग आउटकम। हमने बात की थी कि लोगों का 100 डेज़ का हम वेज एम्प्लॉयमेंट उनको देंगे। हमारा मकसद क्या था कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो बढ़ना चाहिए, उनके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है वर्क करने का, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो जो आउटकम्स है हमारी,
हम उनको कैसे इंश्योर कर सकते हैं, गारंटिंग आउटकम को कैसे इंश्योर हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा इसके लिए कि अगर ये स्कीम सक्सेसफुल है तो इसका मतलब लोगों के पास लाइवलीहुड सिक्योरिटी है, ठीक है। तो इसकी सक्सेस को हम मेज़र कर सकते हैं बाय द एक्सटेंट टू विच इट हैज़ बीन एबल टू प्रोवाइड द लाइवलीहुड सिक्योरिटी। ये लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करा पा रही है, रोज़गार दिला पा रही है, इससे हम इसकी सक्सेस का अंदाज़ा लगा पाएंगे। देन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक इवैल्यूएशन होना चाहिए डेफिनेटली, तभी हम अंदाज़ा लगा पाएंगे। An evaluation should be carried out to assess the socio-economic impact of the scheme. Please remember to assess the socio-economic impact of the scheme. वो हम कर सकते हैं, लेकिन उस इवेल्युएशन के लिए हमें कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम किन चीज़ों के बेसिस पे या किन क्राइटेरिया के बेसिस पे इवेल्युएशन करेंगे वो मैटर यहाँ पर करता है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम इवेल्युएशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किन पैरामीटर के ऊपर आपको इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि पैरामीटर भी ऐसे होने चाहिए जिनसे उनका पता चल पाए कि इनके पास लाइवलीहुड सिक्योरिटी है। तो कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे उनकी एनुअल इनकम क्या है, हर एक हाउस होल्ड की एनुअल इनकम क्या है, एवरेज एनुअल इनकम, सालाना कितनी कमाई होती है। प्रिवलेंट मार्केट वेजेस फॉर द एग्रीकल्चरल लेबर, दो चीज़ें होगी कि एट प्रेजेंट मार्केट रेट क्या है, अगर कोई एग्रीकल्चरल लेबर अगर बाहर काम करने जाता है तो मार्केट वेज उसको क्या मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कि कितने टाइम तक एक पूरी फैमिली को काम के लिए भटकना पड़ता है, एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ फैमिली माइग्रेट इन सर्च ऑफ लेबर, मतलब वो काम की खोज में निकलना पड़ता है, उनके पास काम है नहीं बट उनको ढूंढना पड़ता है। देन प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग, कि जो आपकी स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। बिकॉज अल्टीमेटली जो लोग काम कर रहे हैं रूरल एरिया में, मैंने आपको बताया कि वो क्या है, या तो फार्मर्स हैं या फिर एग्रीकल्चरल लेबर हैं या फिर एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कितनी है स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग की। देन क्वालिटी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, जो आपने मनरेगा के थ्रू जो एसेट्स क्रिएट की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, उनकी क्वालिटी कैसी है, कंट्रीब्यूशन कैसा है, वो आपको देखना पड़ेगा। देन बिफोर फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ पैरामीटर ईच ऑफ देम शुड बी वैलिडेटेड आफ्टर ए फील्ड स्टडी। आप चाहते हैं कि ये तो एक मतलब लिस्ट बताई गई है, लेकिन हो सकता है इसके अंदर आप अपनी तरफ से कुछ और पैरामीटर को इंक्लूड करना चाहें, तो लिस्ट को फाइनल करने से पहले हर एक पैरामीटर को एक फील्ड स्टडी के थ्रू उनको वैलिडेट करना चाहिए। Having identified the parameter, a baseline survey should establish their current status. तो मान लीजिए आप मनरेगा के कॉन्टेक्स्ट में तो ये कह सकते हैं, लेकिन आपको दूसरी किसी स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करनी है तो सिंपल है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर स्कीम है वो रूरल वीमेन के लिए बनाई गई है, क्लियर। जैसे उज्ज्वला स्कीम आई थी कि जो रूरल फीमेल होंगी उनको गैस सिलेंडर मिलेगा, एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, राइट। लेकिन आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि वो सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। सबसे पहले तो लोगों तक वो बात पहुंची कि नहीं पहुंची, लोगों को पता है या नहीं पता है, वो सर्वे के थ्रू आप उनको इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हो, वो वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा इसकी सक्सेस को आप कैसे मेज़र कर सकते हो कि अब वीमेन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके की हैं, क्या उसको अभी भी वुड के लिए बाहर जाना पड़ रहा है या फिर किस तरीके की एक्टिविटीज़ में वो इंगेज हो रही है। तो पैरामीटर वहाँ पर चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसके सक्सेस को आप तभी पता कर पाएंगे स्कीम की सक्सेस के बारे में जब आप उन पर्टिकुलर पैरामीटर के बेसिस पे आप उनका इवैल्यूएशन करेंगे। तो किसी भी स्कीम की सक्सेस और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को अगर आपको बताना है तो एक इवैल्यूएशन सर्वे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बट जो पैरामीटर हैं वो वेरी करेंगे स्कीम टू स्कीम। देन जो स्कीम्स हैं, आप उन स्कीम्स का कन्वर्जेंस कैसे इंश्योर कर सकते हो। जैसे लाइवलीहुड सिक्योरिटी, अब दिन में तो मतलब साल में तो 365 दिन होते हैं ना, लेकिन आपने काम कितने दिन दिया है, सिर्फ 100 दिन दिया है, मोटा मोटा 3 महीने का काम मिला है, बाकी के आप क्या करोगे। तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। गारंटीड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 100 डेज टू अ रूरल हाउस होल्ड इज़ अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ये लाइन आप हमेशा ध्यान रखें। देन a rural households require
हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, हाउस होल्ड के अलावा मतलब हाउसिंग, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एट्सेट्रा। अब हेल्थ सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने कोई और स्कीम चला रखी है, एजुकेशन के लिए और स्कीम है, हाउसिंग के लिए अलग है, न्यूट्रिशन के लिए अलग है, फूड के लिए अलग है, सोशल सिक्योरिटी के लिए अलग है, अलग अलग स्कीम्स हैं, ठीक है। लेकिन उन सारी स्कीम्स को आप कन्वर्स कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये जो स्कीम्स हैं, ये जो सारी स्कीम्स है, इनका इम्पैक्ट आप तभी जान पाओगे जब आपकी जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म्स हैं, जो स्कीम्स हैं, वो इफ़ेक्टिवली एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पा रही हैं। लोगों की जो उम्मीदें हैं अगर वो सही से पूरी हो रही हैं, तब आप मान सकते हैं कि आपकी स्कीम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट की गई है। देन आप ये कैसे कर सकते हो, दिस वुड रिक्वायर गियरिंग of all the other services delivery system so that synergy is generated between employment guarantee and other services, but thus improving the overall quality of life for rural household। जैसे एक चीज़ देखते हैं, आपने जो एजुकेशन है उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान है, फूड के लिए आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट है, पीडीएस शॉप्स है, हाउसिंग के लिए आपकी अलग से स्कीम है जिसमें आपको घर बना के दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी स्कीम्स को एक साथ लेकर के आना पड़ेगा, एक सिनर्जी से क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी जा कर के आपका जो अल्टीमेट एम है वो है कि रूरल हाउस होल्ड्स की लाइफ को इम्प्रूव करना, क्वालिटी वाइज इम्प्रूव करना, राइट। तो वो सारी स्कीम्स को एक साथ ला करके उनके बीच में एक सिनर्जी क्रिएट कर सकते हो, तभी जा कर के आप लोगों की ज़िंदगी को सुधार सकते हो। देन कुछ टर्म्स आती है यहाँ पर, जो मैंने आपको चीज़ बताई वो ये है, एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड प्लानिंग का मतलब, मान लीजिए कि कोई ए डिस्ट्रिक्ट है और उसके अंदर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है। तो वो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स का क्या करना पड़ेगा आपको, एक एजुकेशन के लिए है, एक हाउसिंग के लिए है, एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, एक मान लीजिए आपका फूड के लिए हो गया, और फाइनली आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए हो गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेटेड प्लानिंग ये कहती है कि पर्टिकुलर ए डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान बनाया जाए, स्कीम वाइज नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान हो, और बाद में, ठीक है, जो आपकी स्कीम वाइज प्लान है, क्या मुझे फूड के लिए इस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये करना है, रोड के लिए ये करना है, तो वो उस पर्टिकुलर स्कीम से ही अलग अलग की जानी चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इंटीग्रेटेड प्लानिंग होता है कि देयर शुड बी वन प्लान फॉर एन एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक एरिया के लिए एक प्लान होना चाहिए, ठीक है, सो दैट एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एरिया कुड बी टेकन। आपने एजुकेशन को अलग से नहीं देखना है, आपने एम्प्लॉयमेंट को अलग से नहीं देखना है, आपने पूरे एरिया को एक इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे देखना है कि उस एरिया का कैसे डेवलपमेंट आप कर सकते हो। तो फिर एक प्रॉपर प्लान बनाया चाहिए। बनाने के बाद, एक प्रॉपर प्लान बनाने के बाद जो सेक्टोरल या स्कीम्स हैं, स्कीम वाइज प्लान्स हैं, शुड बी कॉल्ड आउट फ्रॉम दिस प्लान, ठीक है। मैंने बना लिया कि ए डिस्ट्रिक्ट के लिए मुझे ये प्लान करना है, ये प्लान है ये डिस्ट्रिक्ट के लिए जिसके थ्रू इसकी डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। फिर उस प्लान में से ही देखना पड़ेगा कि एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, रोड के बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या कर सकते हैं, एट्सेट्रा। देन ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो कि लोकल लेवल के ऊपर मैनेज किए जा सकते हैं, उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सौंप देना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एक्सपेंडिंग द स्कीम, इस स्कीम को बढ़ाया जा सकता है। जब ये स्कीम शुरू की गई थी तब इसको एक पायलट बेसिस के ऊपर लॉन्च किया गया था, पर बाद में इसको बढ़ा दिया गया था। बट स्टिल अगर आपको स्कीम को एक्सपेंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर एरिया रहता है, बिकॉज़ ये स्कीम जो है वो बहुत जो रिपोर्ट है वो बहुत पुरानी है, राइट, मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं, तो इस स्कीम्स को थोड़ा सा इस रिपोर्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसा एरिया है जो मनरेगा के अंडर नहीं आता है, देन द एरिया शुड बी टेकन अप इन अ फेज्ड मैनर। ऐसा नहीं है कि बिकॉज इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, तो आप एक साथ स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपने क्या करना है, स्कीम को फेज्ड मैनर के अंदर कंटिन्यू करना है। देन जब आप स्कीम को एक्सपैंड कर रहे हो तो आपने डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में नहीं रखना, आपने ब्लॉक के हिसाब से प्लान करना है। ऐसा क्यों, बिकॉज हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कई बार बहुत बड़ी होती हैं और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। हो सकता है कि एक एरिया अच्छे से डेवलप हो और हो सकता है एक एरिया के अंदर उतनी अच्छी डेवलपमेंट ना हुई हो।
तो डिस्ट्रिक्ट आपने कवर नहीं करना है, ब्लॉक को ध्यान में रखना है। अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज जनरली कवर्स अ लार्ज एरिया एंड देयर आर ऑफन सिग्निफिकेंट वेरिएशंस इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इट्स वेरियस ब्लॉक। हो सकता है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ब्लॉक में आपको डेवलपमेंट का अलग अलग लेवल देखने को मिले, ठीक है। And in order to bring objectivity, the expansion plan should be finalized within 6 months and announced well in advance. अगर आप कोई भी एड ऑन करना चाहते, कुछ भी एक्स्ट्रा देना चाहते हैं स्कीम्स के थ्रू, तो वो लोगों को पहले से अनाउंस कर दिया जाना चाहिए ताकि लोग उस चीज़ के लिए तैयार हो और जो आपकी स्कीम है वो भी अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड रिपोर्ट। मैंने अपनी तरफ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उसको अच्छे से लाने की कोशिश की है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो बताया जाना चाहिए, बट आप पढ़ना चाहिए। आपको आपके पास फ्री टाइम है या आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर अगर मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना ही था। और इसके बाद हम थर्ड रिपोर्ट पर डिस्कस करेंगे जो कि है क्राइसिस मैनेजमेंट पे बेस्ड। ये नोट्स आप पढ़ सकते हैं www.freeupscpreparation.com। और अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो जो आपके रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। कोई भी पॉइंट मिसिंग है तो भी आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।